इस लड़के को सबसे कमजोर समझकर हर कोई इसका मजाक उड़ाता था। ना इसके पास ताकत थी, ना कोई खास पहचान। लेकिन एक दिन अचानक इसके अंदर हजारों साल पुरानी एक डिवाइन पावर जाग उठती है और उस पल के बाद सब कुछ बदल जाता है। अब जो भी इसके सामने आएगा उसका बचना लगभग नामुमकिन होगा। कहानी शुरू होती है जब काई और उसके साथी डेमी ह्यूमंस की आर्मी से एक हारी हुई जंग लड़ रहे थे। मॉन्स्टर्स काई को घेर लेते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी वहां एंट्री होती है गांव के सबसे खतरनाक फाइटर ओल्हा की। ओल्हा आते ही चुटकियों में मॉन्स्टर्स का कचुम्बर निकाल देता है, जिसे देखकर बाकी दुश्मन डर के मारे भाग खड़े होते हैं। जंग के बाद सभी लोग दुश्मनों के दिल यानी गॉड स्टोन्स निकालते हैं, जिससे स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ती है। क्योंकि ओल्हा सबसे स्ट्रॉन्ग था, उसे सबसे ज्यादा स्टोन्स मिलते हैं। काई जब अपना हिस्सा पीता है तो उसे ताकत मिलती है। वो स्क्वाड लीडर मैंसो से और मांगता है, पर मैंसो उसे लात मारकर कहता है, तू कमजोर है, तेरे जैसे फट्टू को कुछ नहीं मिलेगा। ये सुनकर काई ठान लेता है कि वो बिना स्टोन्स के स्ट्रॉन्ग बनेगा। रात को काई पागल की तरह ट्रेनिंग शुरू करता है, पर पैर फिसलने से गिरकर बेहोश हो जाता है। बेहोशी में उसे मॉडर्न जापान की एक पिछले जन्म की मेमोरी दिखती है। होश में आने के बाद काई फायर मैजिक की बात कर रहा होता है, जो मैंसो सुन लेता है। मैंसो उसे एक ऐसे मंक की कहानी सुनाता है जो आग पैदा करता था। अगली सुबह काई छुपकर फायर मैजिक सीखने की कोशिश करता है, पर फेल हो जाता है। तभी अचानक पड़ोसी गांव पर ऑर्क्स का भयानक हमला हो जाता है। काई सबके साथ वहां दौड़ता है, पर लड़ते वक्त उसके घुटने पर चोट लग जाती है और वो अपाहिज हो जाता है। ओल्हा एक ऑर्क को रौंदते हुए बाकियों को खदेड़ देता है और मैंसो काई को उठाकर भागने लगता है। लेकिन तभी एक बड़ा ऑर्क उनके पीछे आ जाता है। काई समझ जाता है कि अगर मैंसो उसे लेकर भागा तो दोनों मारे जाएंगे। काई चिल्लाकर कहता है, मुझे छोड़कर भागो। मैंसो माफी मांगकर वहां से निकल जाता है। अब काई बिल्कुल अकेला था। ऑर्क अपनी छुरी से काई के कंधे पर गहरा वार करता है और उसका गला दबाने लगता है। काई की सांसें रुकने लगती हैं, पर आखिरी पल में उसके पिछले जन्म की मेमोरी पूरी तरह अनलॉक हो जाती है। उसके हाथ से एक चिंगारी निकलती है और अगले ही पल काई एक भयानक आग पैदा करके उस ऑर्क के सुअर जैसे चेहरे को जलाकर कोयले में बदल देता है। उस भयानक आग की गर्मी से वो ऑर्क तुरंत बेहोश हो जाता है। काई देखता है कि उसके हाथ की आग अब भी जल रही है। जैसे ही वो उसे बुझाने की कोशिश करता है, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से ड्रेन होने लगती है और वो कमजोर हो जाता है। काई समझ जाता है कि अगर ये आग नहीं बुझी तो वो मर जाएगा। अपनी आखिरी सांस गिनते हुए वो अपनी एनर्जी के फ्लो को दिमाग में लाता है और ची पाथवेज को ब्लॉक करके आग को बुझा देता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब जख्मी ऑर्क अंधा होकर दोबारा खड़ा होता है और काई को पकड़कर सीधा क्लिफ की तरफ भागता है। काई समझ जाता है कि ऑर्क को कुछ दिख नहीं रहा, इसलिए वो उसकी छाती पर गहरा वार करता है और दोनों नीचे बह रही नदी में गिर जाते हैं। कुछ देर बाद काई रेंगते हुए नदी के किनारे आता है और उस मरे हुए ऑर्क का गॉड स्टोन निकालकर पूरा पी जाता है, जिससे उसकी खोई हुई ताकत वापस आ जाती है। वो एक पेड़ के सहारे बैठकर गहरी चोट की वजह से मरने का इंतजार करने लगता है, पर अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके सारे जख्म बिल्कुल ठीक हो चुके थे। काई को समझ आता है कि पूरा गॉड स्टोन पीने की वजह से वो बच गया। वो उस वैली को एक्सप्लोर करने निकलता है, जहां उसे एक पुरानी कब्र मिलती है जिस पर वाइन्स लिपटी थी। काई वाइन्स को जलाने के लिए जैसे ही हाथ आगे करता है, एक भयानक आग निकलती है जो उसे पीछे फेंक देती है। जब वो पानी में अपना चेहरा देखता है तो उसे अपने चेहरे पर एक डिवाइन क्रेस्ट दिखता है। ये वही निशान था जो सिर्फ गार्डियन बैरर्स के चेहरे पर आता है, जिनको भगवान की ताकत मिलती है। अपने गाँव वापस जाने के लिए जब काई चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करता है तो सारे पत्थर उसकी ताकत से टूटने लगते हैं। तभी उसके दिमाग में एक आवाज आती है और काई बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह दीवार पर दौड़ते हुए ऊपर चढ़ जाता है। गांव आकर काई अपनी ताकत सबसे छुपाता है, पर काम के दौरान वो गलती से इतना भारी काम अकेले कर देता है कि सभी साथी शक करने लगते हैं। काई झूठ बोल देता है कि उसने दुश्मनों के बहुत सारे गॉड स्टोन्स पिए थे और मानसो भी उसकी बात मान लेता है। अगली सुबह जब काई छुपकर फायर मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी वहाँ बैरन की बेटी लेडी जोजे आ जाती है, जो खुद एक गार्डियन बैरर है। काई आग को छुपाने की कोशिश करता है, पर जोजे उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है और सच उगलवाने के लिए उसे कॉर्नर कर देती है। काई के सच जानते ही लेडी जोसे उसे बताती है कि वो एक एबिलिटी यूजर है। वो काई की ताकत टेस्ट करने के लिए तुरंत उससे स्पर करने का फैसला करती है, क्योंकि उसने सुना था कि काई ने बैटलफील्ड पर बहुत सारे गॉड स्टोन्स खाए हैं। काई अपना डिवाइन क्रेस्ट छुपाने के लिए इस फाइट से बचना चाहता है, पर चूंकि जोसे एक बड़े परिवार से थी, काई उसकी बात टाल नहीं पाता और दोनों के बीच एक धमाकेदार मुकाबला शुरू होता है। काई अपनी पूरी जान लगा देता है और बिना अपना क्रेस्ट दिखाए किसी तरह ये फाइट ढंग से झेल लेता है। स्परिंग के बाद काई जोसे से पूछता है कि वो अपने बाप भाई से आगे निकलने के लिए इतनी
कड़ी मेहनत क्यों कर रही है। जोसे बताती है कि चाहे वो एक लड़की हो पर वो इतनी स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है जिससे अपने गाँव की हिफाजत खुद कर सके। वो कहती है कि जमीन की रक्षा करने के और भी तरीके हैं। काई इसका मतलब पूछता है तो जोसे कहती है कि अगली बार जब वो इडा विलेज में अपने लैंड गॉड की कब्र साफ करने जाएगी तो रास्ते में सब समझा देगी। कुछ दिन बाद जोसे पूरे स्क्वाड को लेकर इडा विलेज पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर जोसे एक छोटे फ्लावर फील्ड में जाती है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से लैंड गॉड के सामने प्रार्थना करने लगती है। दरअसल डेमी ह्यूमंस के हमले की वजह से उनका परिवार ये जमीन छोड़ चुका था, जिससे लैंड गॉड कमजोर पड़ गया और जमीन बंजर हो गई। जोसे काई को समझाती है कि एक गार्डियन बेरर जितना कमजोर होगा वहाँ की जमीन उतनी ही बंजर होती जाएगी। इसके बाद वो काई को लेकर जमीन के नीचे बने एक खुफिया रास्ते से लैंड गॉड की कब्र के पास जाती है। कब्र पर लिखी अजीब भाषा को काई जैसे ही छूता है वो उसे अचानक पढ़ने लगता है। जोसे उसे पकड़ लेती है पर तभी काई की नजर जोसे पर पड़ती है और वो डरपोक की तरह हड़बड़ा जाता है। खैर जोसे बुरा नहीं मानती। काई उसके जिम्मेदारी के जज्बे को देखकर थोड़ा जलता है और सोचता है कि क्या वो कभी ऐसा बन पाएगा। तभी सोल्जर्स दौड़ते हुए आते हैं और रिपोर्ट करते हैं कि मकैक मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है। सोल्जर्स जोसे को पीछे से निकलने की कोशिश करते हैं पर मॉन्स्टर्स उन्हें घेर लेते हैं। तभी जोसे गुस्से में अपनी भयानक गार्डियन बेरर पावर्स को एक्टिवेट कर देती है। जोसे अपनी जमीन बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाती है पर सामने खड़े दुश्मन का खौफनाक चेहरा देखकर उसकी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है। मॉन्स्टर्स उस पर झपटने ही वाले होते हैं कि तभी हमारा हीरो काई चीता की रफ्तार से आगे बढ़ता है और पलक झपकते ही तीनों मकैक मॉन्स्टर्स का कचुम्बर निकाल देता है। पर जैसे ही आखिरी मॉन्स्टर मरता है जोसे की नजर काई के चेहरे पर पड़ती है जहां से डिवाइन क्रेस्ट गायब हो रहा था। ये देखकर जोसे के होश उड़ जाते हैं। इस खतरनाक जंग के बाद जोसे जब गांव वापस आती है तो उसका भाई ओल्हा और बाप वेजिन उसे एक डरपोक लड़की की तरह फ्रीज होने पर बहुत गंदा डांटते हैं। वेजिन जोसे को छोड़कर अपना पूरा ध्यान काई पर लगाता है जिसने अकेले उन मॉन्स्टर्स को धूल चटाई थी। इधर काई के दोस्त उसे चिढ़ाने लगते हैं कि अब तो जोसे जैसी सुंदर लड़की भी उस पर फिदा हो चुकी है। इन सब के बीच गांव की एक और हसीना एल्सा काई की पॉपुलैरिटी देखकर उसके साथ अपने फ्यूचर के सपने बुनने लगती है। कुछ देर बाद जोसे काई को भीड़ से निकालकर एक खुफिया जगह ले जाती है और उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है। वो काई को रोज साथ में ट्रेनिंग करने के लिए राजी कर लेती है। दोपहर को एल्सा काई को अकेले काम करते देख उसके लिए ठंडा पानी लाती है और शर्म से लाल हो जाती है। पर काई तो ठहरा एक नंबर का मासूम वर्जन बंदा जिसे लड़कियों का फ्लर्ट समझ ही नहीं आता। जब एल्सा चली जाती है तो मानसो आकर काई की टांग खींचना शुरू कर देता है। तभी काई को जंगल से एक अजीब परिंदे की आवाज सुनाई देती है। रात होते ही काई वही आवाज दोबारा सुनता है। सबके सोते ही वो बैटमैन की तरह छुपकर उस पुरानी वैली में निकल जाता है जहां उसकी जान बची थी। नदी में नहाकर वो वहां मौजूद कब्र को साफ करता है और उस पेड़ के लैंड गॉड को शुक्रिया कहता है। काई वहां अपने लिए एक घर बनाने का सोचता है पर लक्कड़ काटने के लिए जैसे ही फायर मैजिक यूज करता है पेड़ जलने लगते हैं। काई अपना दिमाग दौड़ाता है और सोचता है कि क्यों ना एक ऐसी इनविजिबल ब्लेड बनाई जाए जो मॉलिक्यूल्स को ही काट दे। काई को मॉडर्न टोक्यो की मेमोरी से मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स का पता चलता है जो इस पुरानी दुनिया के हिसाब से बहुत आगे की चीज थी। वो इस नॉलेज से एक ऐसी इनविजिबल ब्लेड बनाने का सोचता है जो सीधा मॉलिक्यूल्स को काट दे। पर इससे पहले वो ये कर पाता उसे जंगल में कुछ आहट सुनाई देती है। काई जब ध्यान से देखता है तो उसे छोटे कद के लोग दिखते हैं जो वैली में रस्सी डाल रहे थे। काई उन्हें बचाने के लिए तुरंत आगे बढ़ता है पर पास जाने पर पता चलता है कि वो कोरो ट्राइब के लोग हैं जो एक अलग ही भाषा बोल रहे थे। ट्राइब का लीडर पोरिक आगे बढ़कर माफी मांगता है और बताती है कि ऑक्स ने उन पर हमला करके उनका सब कुछ छीन लिया है। पोरिक काई को आर्बिट्रेशन गॉड कहकर उनकी मदद करने की भीख मांगता है। काई जब इसका मतलब पूछता है तो पोरिक बताता है कि ये सबसे शक्तिशाली जीव होता है। काई मना करता है पर पोरिक कहता है कि उसे काई के सीने में वैली गॉड की नीली जादुई रोशनी साफ दिख रही है। पोरिक बताता है कि उसने अपनी पोती अरुए को नीचे भेजा है ताकि वैली गॉड उसकी जान लेकर उनकी मदद करे। काई किसी मासूम को मरने नहीं दे सकता था। वो तुरंत नीचे जाता है जहाँ अरुए बेहोश पड़ी थी। काई अपनी चमत्कारी मैजिक से उसके सारे सेल्स को रिपेयर करके उसे बचा लेता है। तभी ऊपर से चिल्लाने की आवाज आती है और काई समझ जाता है कि ऑक्स ने बाकी लोगों पर हमला कर दिया है। काई तेजी से ऊपर पहुंचकर कुछ ऑक्स को मौत के घाट उतार देता है। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा ऑर्क आता है जो खुद एक गार्डियन बेरर था। काई के दिमाग में फिर से वही पुरानी आवाज गूंजती है जो उसे सबको खत्म करने को कहती है। काई समझ जाता है कि ये वैली गॉड की आवाज है। वो अपना डिवाइन क्रेस्ट एक्टिवेट करता है और पोरिक के साथ मिलकर दुश्मन के बॉडीगार्ड्स को ढेर कर देता है। अब काई एक मरा हुआ चाकू उठाकर उस बड़े ऑर्क गार्डियन बेरर की तरफ बढ़ता है। वो बड़ा ऑर्क काई की भयानक ताकत देखकर डर के मारे कांपने लगता है और रोने लगता है। पर काई अपने अंदर से नीली स्पिरिचुअल एनर्जी निकालता है और अपनी नई विंड ब्लेड से एक झटके में उस ऑर्क के 2 टुकड़े कर देता है।
काई उस मरे हुए ऑर्क गार्डियन बेरर का गॉड स्टोन निकाल लेता है। अपनी पावर्स को नॉर्मल करके वो ये स्टोन पोरिक और उसके लोगों के सामने लाता है। पोरिक उसे बताता है कि एक गार्डियन बेरर का गॉड स्टोन पीने से उसके लैंड गॉड की सारी ताकत और प्रोटेक्शन काई को मिल जाती है। काई आधा स्टोन खुद पीता है और आधा पोरिक के साथ शेयर करता है, पर इस लिक्विड को पीते ही काई के पेट में भयानक दर्द शुरू हो जाता है और वो बची हुई रात गुजारने के लिए वापस वैली में चला जाता है। रात को उसे अपने पिछले जन्म का एक दर्दनाक सपना दिखता है जहाँ उसके माँ बाप एक आग में मारे गए थे। सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि अरु उसके बहुत ज्यादा पास सो रही थी। काई हड़बड़ाकर उसे उठाता है और गुस्से में वजह पूछता है। अरु कहती है कि काई ने उसकी जान बचाई है, इसलिए वो उसके पास थी। काई उसे वहाँ से भगाने ही वाला होता है कि धूप निकल आती है। जोजे के डर से काई तेजी से ऊपर दौड़ता है, पर ऊपर पोरेक और उसके लोग पहले से ही टेम्पररी कैंप लगाने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे। गाँव पहुँचते ही काई लेडी जोजे के साथ अपनी मॉर्निंग ट्रेनिंग शुरू करता है, पर तभी वहाँ बैरन वेजिन आ जाता है और सबके सामने काई को एक मॉक बैटल के लिए चैलेंज करता है। पूरे गांव की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। काई अपनी ताकत छुपाकर लड़ने की कोशिश करता है, पर फाइट के दौरान अचानक उसका डिवाइन क्रेस्ट बाहर आने लगता है। काई पैनिक हो जाता है और थोड़ी देर रुककर अपनी एनर्जी को कंट्रोल करता है। क्रेस्ट गायब होते ही वो जानबूझकर अपनी ताकत कम करता है और वेजिन से हार जाता है। वेजिन काई की इस फाइटिंग स्टाइल से बहुत इंप्रेस होता है और उसे रोज खुद ट्रेन करने का वादा करता है। भीड़ में खड़ी एल्सा अब भी काई को अपना प्रिंस चार्मिंग समझकर देख रही थी। रात को काई दोबारा छुपकर वैली जाता है जहां अरु ने उसके लिए एक छोटा शेड बनाया था। अरु उसे बहुत स्वादिष्ट खाना खिलाती है और काई भूखे कुत्ते की तरह सब खा जाता है। कुछ दिन बाद जब काई दोबारा वैली जाता है, काई कब्र के पास मुरझाए फूलों को जिंदा करने की कोशिश करता है, पर वो फेल हो जाता है और समझ जाता है कि अभी बहुत ट्रेनिंग बाकी है। अगली शाम उसे एल्सा फ्लावर फील्ड में मिलती है। बातों बातों में एल्सा उसे याद दिलाती है कि वो दोनों एक ही पुराने गांव में पैदा हुए थे। काई के मसल्स देखकर एल्सा का दिल जोर से धड़कने लगता है और वो उस पर तारीफों की बारिश कर देती है। काई कहता है कि इस बेरहम दुनिया में जीने के लिए उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा। एल्सा काई को बचपन की एक याद दिलाती है जब उनके असली गाँव पर एक मॉन्स्टर ने हमला किया था। तब छोटे काई ने अपनी जान पर खेलकर उस मॉन्स्टर का पैर पकड़ लिया था, जिससे सबको भागने का वक्त मिला और बाद में वेजिन ने आकर सबको बचाया। एल्सा कहती है कि सबके लिए असली हीरो वेजिन नहीं बल्कि काई था, जो इतना कुछ करने के बाद भी हमेशा हम्बल रहा। अगली ही रात एक बहुत शक्तिशाली गार्डियन बियॉर्ग मॉन्स्टर अधूराकन दुश्मनों के पूरे ठिकाने को तबाह करके अपनी आर्मी के साथ कोरो लोगों को खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। अगली सुबह वेजिन और ओल्हा अपने गाँव का 60% अनाज एक खुफिया जगह छुपा देते हैं। दरअसल कैपिटल से एक बदतमीज इंस्पेक्टर गंधल आने वाला था, जो हमेशा गरीब गांव से बहुत ज्यादा अनाज टैक्स के रूप में छीन लेता था। कुछ ही देर में शाही गाड़ी आती है और शॉर्ट टेम्पर्ड गंधल बाहर निकलता है। वो आते ही रास्ते में हुए हमले की शिकायत करता है और बिना किसी वजह के होजे और ओल्हा पर गंदे कमेंट्स पास करने लगता है। उसी वक्त वेजिन की नजर गाड़ी के पीछे छुपकर चल रहे एक अजीब आदमी पर पड़ती है। वो आदमी अपना इंट्रो मॉन्क नादा के रूप में देता है, जो मज मॉनेस्ट्री से आया था। वेजिन उसका स्वागत करता है, पर दिमाग में बहुत सारे शक चल रहे थे। इसके बाद बदतमीज गंधल बिना वक्त गवाए सीधा गांव के स्टोर हाउस की तरफ बढ़ता है ताकि अनाज छीन सके। इंस्पेक्टर गांधल जब गांव का राशन देखता है तो उसे अनाज बहुत कम लगता है। शक होने पर वो सच जानने के लिए गांव में ही कुछ दिन और रुकने का फैसला करता है। उसी वक्त कई एक खुफिया जगह पर मॉन्क नादा से मिलता है। नादा के चेहरे पर डिवाइन क्रेस्ट देखकर कई के होश उड़ जाते हैं। कई पूछता है कि क्या वो भी एक गार्डियन बैरर है, पर नादा कहता है कि उसे किसी गॉड का प्रोटेक्शन नहीं मिला है। रात को नादा बैरन वेजिन और ओल्हा को बताता है कि ऑर्क्स की एक बड़ी आर्मी जंगल की तरफ बढ़ रही है। ओल्हा को लगता है कि ये इंसानों पर बड़े हमले की तैयारी है, पर नादा कहता है कि उनका मकसद कुछ और है। सच जानने के लिए नादा कुछ सोल्जर्स मांगता है। अगली सुबह वेजिन जोजे और कई के स्क्वाड को नादा के साथ भेज देता है। जब कई निकलने लगता है तो एल्सा दौड़ते हुए आती है और उसके लिए चावल के लड्डू देती है। इन लड्डुओं को देखकर कई को अपनी मरी हुई माँ की याद आ जाती है। जंगल में आगे बढ़ते ही उन्हें मॉन्स्टर्स की लाशें मिलती है। नादा उन्हें देखकर समझ जाता है कि यहाँ किसी बहुत शक्तिशाली ऑर्क लीडर ने तबाही मचाई है। जोजे और कई जब बातें कर रहे होते हैं तभी नादा उन्हें एक पुरानी भविष्यवाणी के बारे में बताता है। वो कहता है कि एक ऐसा लैंड गॉड आने वाला है जो सभी गॉड्स से ज्यादा ताकतवर होगा। जो भी स्पीशीज उस गॉड पर कब्जा करेगी वो दुनिया पर राज करेगी। ऑर्क्स से पहले नादा उस गॉड की कब्र ढूंढकर उसे अपने किंगडम के नाम करना चाहता था। कई डर जाता है कि कहानी उसके वैली गॉड की तो नहीं। जल्द ही वो लोग एक ऐसे गाँव पहुँचते हैं जहाँ ऑर्क्स ने तबाही मचाई थी। वहाँ ओजल स्पीशीज के मासूम लोगों की लाशें बिखरी पड़ी थी और उनके सींग कटे हुए थे। कुछ डरपोक
डरपोक सोल्जर्स वहां से तुरंत भागने की बात करते हैं, पर जोजे उन्हें हर घर में सर्वाइवर्स ढूंढने का हुक्म देती है। इसके बाद नादाव और कई एक तरफ निकल जाते हैं, जबकि जोजे और मानसो दूसरी तरफ बढ़ते हैं। कहानी में हल्के खून के निशान उन्हें गांव के बीचों बीच एक खास बिल्डिंग की तरफ ले जाते हैं। जोजे दरवाजे पर पहुंचकर अंदर मौजूद लोगों से बात करने की कोशिश करती है ताकि उन्हें यकीन दिला सके कि वो दोस्त हैं, पर जैसे ही दरवाजा खुलता है एक मरे हुए ऑर्क की लाश जमीन पर गिर पड़ती है। सभी लोग हैरान होकर मजीद सुराग ढूंढने के लिए अंदर दाखिल होते हैं। दूसरी तरफ नादा और काई किसी तरह उस गाँव के लैंड गॉड नजालकेजिल की अंडरग्राउंड कब्र तक पहुँच जाते हैं। काई जब कब्र के पीछे जाता है तो उसे एक मासूम फीमेल लूजल की बेजान लाश मिलती है। वो तुरंत उस लाश को जमीन पर ऊपर लेकर आते हैं जहां पहले से 3 मरे हुए ऑर्क्स पड़े थे। पूरे सीन को ध्यान से देखकर नादा बताता है कि इस फीमेल लूजल ने ही मरने से पहले उन तीनों भयानक ऑर्क्स को अकेले मौत के घाट उतारा था ताकि बाकी बचे लोग जान बचाकर भाग सकें। ये सुनकर जोजे के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके मिसोजिनिस्टिक बाप और भाई ने हमेशा उसे यही सिखाया था कि औरतें कभी अच्छी वॉरियर नहीं बन सकती। इस फीमेल लूजल की कुर्बानी देखकर जोजे के अंदर एक नई हिम्मत और आग पैदा हो जाती है। सभी लाशों को दफनाने के बाद नादा अपना मैप निकालता है और बताता है कि ऑक्स का मेन ग्रुप अब सीधा काई की वैली की तरफ बढ़ रहा है। काई ये सुनकर अंदर से पूरा कांप जाता है कि कहीं उसका सबसे बड़ा खुफिया राज सबके सामने न आ जाए। वो चालाकी से अकेले आगे जाकर स्काउट करने की इजाजत मांगता है और नादा उसे जाने देता है। इधर ओल्हा और उसकी आर्मी को जंगल में मकैक्स की एक बहुत बड़ी फौज दिखती है जो उनके गाँव पर हमला करने वाली थी। ओल्हा गुस्से में अकेले ही हमला करने जाता है, पर उसका साथी उसे रोककर पहले बैरन को रिपोर्ट करने के लिए राजी करता है। उधर ही गांव में जोजे और बाकी साथी काई के घंटों तक ना आने पर बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं। जोजे उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, पर नादा उसे रोककर चुपके से गांव के एक ऊंचे टावर पर चढ़ जाता है। वहां जाकर नादा अपनी एक अजीब खुफिया जादुई टेक्निक 100 आई टेक्निक का इस्तेमाल करता है और 2 जादुई आंखों को जंगल में काई की जासूसी करने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ तेजी से दौड़ते हुए काई को जमीन पर ऑर्क्स के ढेरों निशान मिलते हैं और उसका सबसे बड़ा डर अब सच होने वाला था। काई जैसे ही वैली की तरफ बढ़ने लगता है तभी पोरिक और कोरो ट्राइब के लोग झाड़ियों से बाहर निकल आते हैं। काई उन्हें अकेले हैंडल करने को कहता है, पर वो मदद के लिए जिद करते हैं। तभी उन्हें जंगल में भयानक आहट सुनाई देती है। ये कोई और नहीं बल्कि अधूराकन और उसकी ब्रेन डेड ऑर्क्स की पूरी फौज थी। अधूराकन उन्हें देखकर अपनी आर्मी को हमले का हुक्म दे देता है। दूसरी तरफ गाँव में ठरकी इंस्पेक्टर गंधल सारी हदें पार कर रहा होता है। वो मासूम एल्सा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर सही वक्त पर अडीलिया आकर एल्सा को उस बुढ़े से बचा लेती है। इधर काई और कोरो लोग दुश्मनों को अकेले में मजा चखाने के लिए एक खुले नदी के किनारे ले आते हैं। वहां पहुंचकर अधूराकन गुस्से में अपना भयानक डिवाइन क्रेस्ट एक्टिवेट करता है। पोरिक काई को बताता है कि अधूराकन नॉर्दर्न ऑर्ग किंगडम के 6 सबसे ताकतवर वॉरियर्स में से एक है। ये सुनकर काई अपनी पूरी ताकत से लड़ने का फैसला करता है। उसी वक्त नादा की खुफिया जादुई आंखें उन्हें ढूंढ लेती हैं और चुपके से सब देखने लगती हैं। वैली गॉड से गो अहेड मिलते ही काई चीता की रफ्तार से दुश्मन पर टूट पड़ता है। काई चालाकी से अधूराकन के पीछे जाता है और एक भयानक स्पीयर उसकी छाती के पार कर देता है, पर उस मॉन्स्टर की चमनी इतनी मोटी थी कि उसे ज्यादा असर नहीं होता। काई गुस्से में उस स्पीयर को और अंदर घुसा देता है। काई को लगता है कि काम तमाम हो गया, पर अधूराकन एक झटके में स्पीयर निकाल फेंकता है और उसकी चोट पलक झपकते ही हील हो जाती है। वो काई का गला पकड़कर हवा में उठा लेता है और उसकी सांसें रोकने लगता है। मौत को सामने देखकर काई उन सभी मासूमों को याद करता है जिन्हें उसने बचाया था। काई ठान लेता है कि वो इस सुअर जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर से नहीं हारेगा। वो अपनी आखिरी ताकत बटोरकर अपने हाथ से भयानक आग निकालता है और अधूराकन का हाथ जलाकर राख कर देता है। अधूराकन चीखते हुए उसे छोड़ देता है। काई उसे पूरा जलाने के लिए दोबारा आग बरसाता है, पर सबके होश उड़ जाते हैं जब अधूराकन उस भयानक आग को चीरते हुए आगे बढ़ता है और काई के पेट में एक जोरदार लात मारता है। पोरिक चिल्लाकर बताता है कि अधूराकन के लैंड गॉड ने उसे इस दुनिया के नेचुरल लॉज से एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दी है, इसलिए आग उस पर असर नहीं कर रही। इधर राउंड 2 शुरू होता है और उधर गांव में खबर आती है कि मैकैक्स की फौज गांव पर हमला करने बिल्कुल पास पहुंच चुकी है। जंग की तैयारी चल रही थी, पर हमारा हीरो काई अधूराकन के सामने लगातार हार रहा होता है। अधूराकन उसे जमीन पर पटक देता है, जिससे एल्सा के दिए चावल के लड्डू बैग से बाहर गिर जाते हैं। ये देखकर नाडा और पोरिक समझ जाते हैं कि काई अब मरने वाला है, लेकिन मौत के करीब
पहुंचकर काई जब उन लड्डुओं को देखता है तो उसे अपनी पिछले जन्म की एटॉमिक ब्लेड की याद आती है। वो समझ जाता है कि इस दुनिया के बेवकूफ गॉड्स को मॉलिक्यूल्स का ज्ञान नहीं होगा, इसलिए ये प्रोटेक्शन अब काम नहीं करेगी। काई तेजी से उठता है और हवा में एक इनविजिबल एटॉमिक विंड ब्लेड बनाकर एक झटके में अधुरकन का हाथ काट देता है। अधुरकन अंधा होकर आगे बढ़ता है, पर काई अगले ही पल उसके 2 टुकड़े करके उसका काम तमाम कर देता है। नाडा अपनी जादुई आंखों को वापस बुलाकर अपने आगे के गंदे प्लान में लग जाता है। उसी वक्त जोजे को एक भयानक जादुई इन्फेक्शन हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। इधर काई अधुरकन का शक्तिशाली गॉड स्टोन निगल लेता है और पहली बार की तरह खुद भी बेहोश हो जाता है। सुबह जब काई को होश आता है तो वो पोरिक से पूछता है कि क्या उसने जंगल में किसी खुफिया चीज को जासूसी करते देखा था। पोरिक हाँ कहता है पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद काई अकेले में बैठकर बचे हुए लड्डू खाता है और गांव वापस लौट जाता है। पर वहां पहुंचकर जब वो जोजे को भयानक बुखार में तड़पता देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। तभी शातिर नाडा वहां आता है और काई से पिछली रात के बारे में पूछता है। काई झूठ बोल देता है कि जब वो पहुंचा तो अधुरकन पहले ही मरा पड़ा था। सभी लोग जोजे को लेकर तेजी से गांव भागते हैं, पर वहां पहुंचकर देखते हैं कि पूरा गांव तबाह हो चुका था क्योंकि मैकैक्स ने हमला किया था। काई तुरंत दौड़कर अपनी प्यारी एल्सा को ढूंढता है और उसे जिंदा देखकर उसकी जान में जान आती है। जब जोजे को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि उसे भी ओल्हा जैसा ही खून खराबा कर्स्ट इन्फेक्शन हुआ है। गुस्से में बैरन वेजिन काई को तुरंत अपने खुफिया कमरे में बुलाता है। वेजिन काई से रिपोर्ट लेता है और बताता है कि मकैक्स ने उनके लैंड गॉड्स की कब्रों पर एक भयानक कर्स यानी श्राप डाल दिया है, जिससे होजे और ओल्हा बीमार हैं। वो काई को श्राप खत्म करने के लिए नाडा के साथ ईडा और एल्ग विलेजेस जाने का हुक्म देता है। गांव से निकलने पहले काई एल्सा से मिलकर उन लड्डुओं के लिए थैंक यू कहता है जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। एल्सा शर्म से लाल हो जाती है जब काई वापस आकर उसे एक अच्छी जगह ले जाने और साथ में वक्त बिताने का वादा करता है। इसके बाद काई नॉर्थ गेट पर नाडा से मिलता है और दोनों एल्ग विलेज के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर नाडा अपनी 100 आइड टेक्निक का इस्तेमाल करता है। काई तुरंत समझ जाता है कि पिछली फाइट में यही खुफिया आंखें उस पर नजर रख रही थी। कब्र के पास 5 मकैक्स गार्ड्स को देखकर दोनों अंदर घुसते हैं और उन्हें ढेर कर देते हैं। पर इस फाइट के दौरान काई का डिवाइन क्रेस्ट अचानक सबके सामने आ जाता है। नाडा उसे देखकर मुस्कुराता है और अपना असली रूप दिखाते हुए कहता है कि वो ट्रूथ सीकर है जो सच की तलाश में आया है। वो काई से कहता है कि वो अपनी इस जादुई ताकत का इस्तेमाल इंसानों के किंगडम के लिए करे। काई पहले तो बहुत डर जाता है, पर नाडा को काम देखकर वो श्राप दूर करने को कहता है। नाडा बताता है कि उनका शाही किंगडम हर साल कमजोर हो रहा है क्योंकि वहाँ का राजा गंधल जैसे यूजलेस लोगों को एलीट बनाता है। ये लोग ट्रेनिंग नहीं करते, जिससे उनके लैंड गॉड्स कमजोर हो गए हैं और पूरी जमीन बंजर हो रही है। किंगडम को बचाने के लिए उन्हें नए गॉड्स को अपनाना होगा, चाहे इसके लिए गद्दारी ही क्यों ना करनी पड़े। नाडा मकैक्स की बनाई स्पाइक्स उखाड़ता है और वेजिन के खून से कब्र को साफ करके श्राप खत्म कर देता है। इसके बाद दोनों इडा विलेज की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में नाडा बताता है कि मकैक्स और ऑक्स इंसानों पर हमला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी नई निशाने पर किसी अजीब और खतरनाक चीज ने कब्जा कर लिया है। अपनी जान बचाने के लिए उनके पास सिर्फ वायलेंस यानी हिंसा का ही रास्ता बचा है। ये सब बताने के बाद नाडा सीधा काई की तरफ देखता है और एक बहुत बड़ा सवाल पूछता है कि क्या अब वो इस शाही किंगडम को बचाने के लिए अपनी भयानक ताकत का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। काई जैसे ही अपना जवाब देने वाला होता है तभी उसके दिमाग में वैली गॉड जोर से चिल्लाता है, इस नाडा को अभी जान से मार दो। काई अपने प्रोटेक्टर से ऐसे खूंखार शब्द सुनकर पूरा हिल जाता है और नाडा से सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगता है। कुछ घंटों बाद दोनों एडा विलेज पहुंचकर जोजी की कब्र से भी उस भयानक श्राप को खत्म कर देते हैं। काई अकेले में बैठकर सोचता है कि आखिर वैली गॉड नाडा को क्यों मारना चाहता है, जबकि नाडा की बातें बिल्कुल सही लग रही थी। तभी नाडा वहां आ जाता है और दोबारा जवाब मांगने लगता है। काई नाडा से पूछता है कि क्या वो कोरो ट्राइब के मासूम लोगों की हिफाजत कर सकेगा। नाडा साफ मना कर देता है और कहता है कि उसे सिर्फ शाही किंगडम की गुलामी करनी होगी। काई गुस्से में उसके इस गंदे ऑफर को ठुकरा देता है। नाडा ऊपर से तो शांति दिखाता है ताकि काई अपना गार्ड ड्रॉप कर दे, पर जैसे ही काई अपनी पीठ घुमाता है नाडा एक खास जादुई खंजर सीधा उसकी पीठ में घुसा देता है। ये खंजर काई की सारी जादुई पावर्स को हमेशा के लिए सील कर देता है और उसे तड़पने के लिए छोड़ देता है। काई जख्मी हालत में गुस्से से नाडा की तरफ देखता है। काई समझ जाता है कि नाडा असल में उससे जलता है और वैली गॉड की सारी शक्तिशाली ताकत अकेले छीनकर खुद दुनिया पर राज करना चाहता है। नाडा काई का गॉड स्टोन निकालना चाहता था, पर काई किसी तरह उसके चुंगल से भाग निकलता है। काई मैजिक से अपना जख्म हील करने की कोशिश करता है, पर खंजर के जादू की वजह से उसकी पावर्स काम नहीं करती। इधर गांव पर मैकैक्स का दूसरा भयानक हमला शुरू हो जाता है, जहां बैरन वेजिन उनसे अकेले लोहा ले रहा होता है। उधर ही विलेज रुइंस में अचानक 3 खतरनाक मैकैक मॉन्स्टर्स आ जाते हैं,
जो खुद गार्डियन बेरर्स थे। वो समझ जाते हैं कि उनकी कब्र का श्राप इन दोनों ने ही हटाया है, इसलिए वो गुस्से में टूट पड़ते हैं। अपनी दुश्मनी भूलकर काई और नाडा उन तीनों शक्तिशाली मॉन्स्टर्स से अकेले ही लड़ने लगते हैं। काई अपनी पीठ के भयानक दर्द को भूलकर अपना डिवाइन क्रेस्ट एक्टिवेट करता है और उनके वार से बचाता है, पर जैसे ही उसकी पीठ का जख्म दोबारा फट जाता है, काई थोड़ा पीछे हटकर सांस लेने लगता है और गद्दार नादा गांव के बचे हुए डिफेंस ड्यूटी को संभालता है। नादा अपना अजीब शक्तिशाली डिवाइन क्रेस्ट एक्टिवेट तो करता है, पर मकैक्स उसे अकेले ही पकड़कर जमीन पर पटक देते हैं। वो जैसे ही उसे जान से मारने वाले होते हैं, हमारा हीरोगिरी दिखाने वाला काई उनके बीच में कूद पड़ता है और उन्हें उलझाकर नादा को फायर मैजिक से पूरी जगह बॉम्ब करने का मौका दे देता है। धमाके के बाद नादा काई को एक सेफ जगह लेकर जाता है और हैरानी से पूछता है कि उसने एक कातिल की जान क्यों बचाई। काई वही पुराना एनिमे डायलॉग मारता है कि मेरा जिस्म अपने आप आगे बढ़ गया। ये सुनकर नादा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इससे पहले कि दोनों अकेले बैठकर रोना धोना शुरू करें, मकैक्स का ट्रियो उनके बिल्कुल पास पहुंच जाता है। काई एक खतरनाक मास्टर प्लान बनाता है और उन बंदरों को ल्योरिंग करते हुए एक छोटे से भूल भुलैया यानी मेज के अंदर ले जाता है। नादा चुपकर अपनी 100 आइड टेक्निक एक्टिवेट करता है और मेज के अंदर काई की आंखें बन जाता है। जैसे ही पहला मकैक मॉन्स्टर पीछे से स्नीक अटैक करता है, नादा पहले ही डायरेक्शन बता देता है और काई अपनी जादुई एटॉमिक विंड ब्लेड से उसके वार को धूल चटा देता है। मॉन्स्टर हैरान हो जाते हैं कि काई उन्हें देख कैसे पा रहा है। मकैक्स को लगता है कि ये काई का सिर्फ लक था, इसलिए वो दोबारा सभी तरफ से हमला करते हैं, पर इस बार नादा के बताते ही काई चीता की रफ्तार से घूमता है और एक झटके में पहले मॉन्स्टर का सर धड़ से अलग कर देता है। अगले ही पल दूसरा मंकी ऊपर से कूदता है। नादा चिल्लाता है ऊपर देखो, और काई अपनी एटॉमिक ब्लेड की रेंज बढ़ाकर उस मॉन्स्टर के बीच से 2 टुकड़े कर देता है। 2 मॉन्स्टर्स को ढेर करके नादा को लगता है कि वो जीत गए और वो अपना गार्ड ड्रॉप कर देता है, पर तभी तीसरा मकैक पीछे से आकर उसके पेट में एक भयानक स्पीयर घुसा देता है। काई आसमान से बिजली की तरह टपकता है और एक ही झटके में उस आखिरी मॉन्स्टर का भी काम तमाम कर देता है। इधर गांव में ओल्हा को होश आता है और उधर काई तड़पते हुए नादा को हीलिंग मैजिक से बचाने की कोशिश करता है, पर दुश्मन का स्पीयर सीधा नादा के गॉड स्टोन के पार हो गया था, इसलिए अब उसे कोई नहीं बचा सकता था। नादा अपनी आखिरी सांसें लेते हुए काई की जादुई शक्तियों की तारीफ करता है और चुपचाप दम तोड़ देता है। तभी अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और जोजे को होश आ जाता है, पर जैसे ही पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है, उसकी असिस्टेंट बताती है मकाक आर्मी ने अपना दूसरा भयानक हमला शुरू कर दिया है। जोजे की असिस्टेंट उसे बैरन वेजीन का मैसेज देती है कि अगर हालात हाथ से निकल जाएं तो गांव छोड़कर भाग जाओ, पर जोजे कोई डरपोक नहीं थी। वो अपने बाप के मिसोजिनिस्टिक यानी औरतों को कमजोर समझने वाले ख्यालात को पीछे छोड़कर सीधा शेल्टर में बंद औरतों और बच्चों को बचाने निकल पड़ती है। दूसरी तरफ गाँव का सबसे बड़ा डरपोक और थरकी इंस्पेक्टर गंधल चुपके से मेन गेट खोलकर भागने की कोशिश कर रहा होता है। एल्सा और बाकी लोग उसे रोकने आते हैं, पर वो एक बंदे को जान से मार देता है और हमारी मासूम एल्सा को किडनैप करके गांव से भाग निकलता है। बैरन वेजीन को जैसे ही पता चलता है, वो गेट बंद करने दौड़ता है, पर देर हो चुकी थी। कुछ मकाक मॉन्स्टर्स अंदर घुस आते हैं, लेकिन तभी मानसो और उसके आम दोस्तों का दिमाग चलता है। वो एक जबरदस्त प्लान बनाते हैं। अपने चेहरों पर लाल रंग से नकली डिवाइन क्रेस्ट पेंट कर लेते हैं। उन बेवकूफ बंदरों को लगता है कि ये सब असली गार्डियन बैरर्स हैं। बस फिर क्या था, डर के मारे बंदरों के होश उड़ जाते हैं और मानसो की गैंग उन्हें आसानी से ढेर कर देती है। गेट पर हालात बहुत खराब देखकर फ्लिन और मानसो बैरन वेजीन को गांव छोड़कर अपनी जान बचाने की सलाह देते हैं, पर वेजीन अपनी प्रजा को छोड़ने से साफ मना कर देता है। उधर काई जंगल से पूरी ताकत से दौड़ता हुआ गांव के पास पहुंचता है और देखता है कि गेट पर कम से कम 100 से ज्यादा मॉन्स्टर्स खड़े हैं। काई गुस्से में अपना असली डिवाइन क्रेस्ट एक्टिवेट करता है और अकेले ही उन 100 बंदरों की फौज पर टूट पड़ता है। गांव के अंदर ओल्हा बीमार होने के बाद भी अपने बाप की मदद के लिए जंग में कूद पड़ता है। जोजे गांव के आर्मरी यानी हथियार घर में जाती है और वहां उसे पुराने उजिल बैरन का शक्तिशाली स्पीयर मिलता है। उसे नादा की कही बातें याद आती हैं कि औरतें भी महान वॉरियर बन सकती हैं। वो स्पीयर उठाकर सीधा मैदाने जंग में आती है। उधर ओल्हा लड़ते लड़ते कमजोरी की वजह से गिर जाता है और एक मॉन्स्टर उसे मारने ही वाला होता है कि सही वक्त पर जोजे आकर उस मॉन्स्टर का सर धड़ से अलग कर देती है। उसके चेहरे पर चमकता हुआ डिवाइन क्रेस्ट देखकर वेजीन और ओल्हा के होश उड़ जाते हैं। होजे और बाकी सभी वॉरियर्स मिलकर मकैक्स की दूसरी वेव को पूरी तरह तबाह कर देते हैं। अपनी बेटी की ऐसी बहादुरी देखकर बैरन वेजिन उससे माफी मांगने ही वाला होता है, पर तभी एक मरता हुआ मंकी बोलता है, अभी खुश मत हो, अभी तुमने हमारे सबसे खतरनाक फाइटर का सामना नहीं किया है। तभी गेट के बाहर मौजूद बाकी बंदर अचानक पीछे हटने लगते हैं। वेजिन और उसके आदमी दीवार पर चढ़कर देखते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं। बाहर काई अकेले ही मकैक्स की पूरी फौज की धज्जियां उड़ा रहा था। वेजिन खुश होकर अपना हथियार काई की तरफ फेंकता है।
काई वेजिन का हथियार पकड़ते ही अपना डिवाइन क्रेस्ट एक्टिवेट करता है और उन बंदरों को ऐसी मारपीट सिखाता है कि मंसो और बाकी सभी लोग उसे असली गार्डियन बेरर मानने लगते हैं। सुबह होते होते काई पूरी मैकैक आर्मी को भगा देता है और लैग विलेज ये जंग जीत जाता है। जंग के बाद काई चालाकी से पास के पानी के टैंकर पर जाता है और नकली लाल रंग साफ करने का नाटक करता है ताकि लोगों को लगे कि उसका क्रेस्ट नकली था। वेजिन वहां आकर नदा के बारे में पूछता है तो काई उसके मारे जाने की दुखद खबर सुनाता है। वेजिन उसकी लाश लाने का वादा करता है, पर तभी एल्सा की छोटी बहन लिलिसा दौड़ते हुए आती है और रोती है कि एल्सा पिछली रात से गायब है। काई को पहले लगता है कि शायद वो शेल्टर में छुपी होगी, पर तभी मंसो बताता है कि उसने ठरकी गंधल को एल्सा को किडनैप करके अपनी गाड़ी में ले जाते देखा था। ये सुनते ही काई का दिमाग फट जाता है और वो चीता की रफ्तार से गांव से बाहर दौड़ता है। इधर गंधल जब एल्सा के साथ बदतमीजी कर रहा होता है तभी उसे अपनी जूम करने वाली आंखों से दिखता है कि काई किसी भूत की तरह उनकी तरफ बढ़ रहा है। गंधल तेजी से तीर चलाता है, पर डर के मारे उसके घोड़े बेकाबू होकर गाड़ी को पलट देते हैं और भाग जाते हैं। काई गाड़ी के पास पहुंचकर एल्सा को बाहर निकालता है, पर इस अफरा तफरी में उस कमीने बुढ़े ने एल्सा को खंजर मार दिया था। काई रोती हुई एल्सा को बचाने के लिए अपनी पूरी हीलिंग मैजिक लगा देता है, पर जख्म बहुत गहरा था। काई गुस्से में पागल होकर गंधल के पास जाता है, जो हमेशा की तरह गैसलाइट करने की कोशिश करता है और अपनी गलती मानने से साफ मना करता है। काई बिना वक्त गवाए उस ठरकी ट्वर्प को जमीन पर पटक कर एक झटके में उसकी छाती से उसका गॉड स्टोन बाहर निकाल लेता है, जिससे गंधल वहीं ढेर हो जाता है। काई वो गॉड स्टोन अधमरी एल्सा को खिला देता है, पर तभी एल्सा के जिस्म में भयानक मसल स्पैज़म्स यानी झटके लगने लगते हैं। काई डर जाता है और एल्सा को अपनी पीठ पर उठाकर सीधा पोरिक के वैली की तरफ दौड़ता है। काई के पीछे 3 मकैक मॉन्स्टर्स का एक ग्रुप लगा हुआ था, जो चुपके से वैली तक पहुंच जाता है। पोरेक के टेंट में आकर काई उसे सब कुछ बताता है, पर पोरेक उसे गाटता है कि उसने एक इंसान को दूसरे इंसान का गॉड स्टोन खिलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये एक तरह का जहर है और अगर एल्सा को सही ट्रीटमेंट नहीं मिला तो वो मर जाएगी। काई रोने लगता है और पोरेक से अपनी गर्लफ्रेंड की जान बचाने की भीख मांगता है ताकि वो कुवारा ना मरे। पोरेक तुरंत एल्सा का इलाज शुरू कर देता है। काई टेंट के बाहर आकर अपनी गलती पर पछतावा कर रहा होता है कि तभी वही 3 मकैक मॉन्स्टर्स उसके सामने आ जाते हैं। काई लड़ने के लिए तैयार होता है, पर सबके होश उड़ जाते हैं जब वो तीनों मॉन्स्टर्स काई के डिवाइन क्रेस्ट को देखकर उसके सामने झुक जाते हैं। वो काई को ग्रेट गॉड कैनस का बैरर समझकर अपने जहां को तबाही से बचाने की गुहार लगाते हैं। काई बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि बंदर तो इंसानों के दुश्मन हैं। तभी पोरिक बाहर आकर उन बंदरों से पूरी बात खोलकर बताने को कहता है। मॉन्स्टर्स का लीडर टोरोट बताता है कि एक करप्ट यानी बहुत ही गंदे लैंड गॉड डियाबो ने उनके किंगडम हाइजू को बंजर और तबाह कर दिया है। डियाबो का नाम सुनते ही काई के अंदर बैठा वैली गॉड गुस्से में पागल हो जाता है और काई को दिमाग में हुक्म देता है कि डियाबो को जान से मार दो। काई का इससे सिर घूम जाता है। काई टोरोट को याद दिलाता है कि उनके गांव पर हमला करके उन्होंने कितने मासूमों को मारा है। तभी मोहॉक हेयरकट वाला एक बेवकूफ मंकी अपनी गलती छुपाने के लिए काई को दोबारा हमला करने की धमकी देता है। काई भी गुस्से में उसे बराबर की धमकी देता है और उनका ऑफर ठुकरा देता है। काई दोबारा टेंट में जाकर एल्सा की हालत पूछता है तो पोरिक बताता है कि वो कोमाटोस यानी गहरी बेहोशी में है। पोरिक काई को समझाता है कि एक आर्बिट्रेशन गॉड का बैरर होने के नाते सभी रेसेस के बीच बैलेंस बनाना उसकी जिम्मेदारी है। बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। काई डर जाता है और गुस्से में वैली के नीचे अपने लैंड गॉड की कब्र के पास जाकर चिल्लाने लगता है कि उसे इस खतरनाक किस्मत में क्यों फंसाया, जिससे मासूम अरुए भी डर जाती है। काई खुद को शांत करता है और बाहर आकर तीनों बंदरों से कहता है कि वो अभी लैग विलेज वापस जा रहा है। तभी मोहॉक हेयरकट वाला बेवकूफ मंकी गुस्से में पूछता है। काई कहता है कि वो लैग विलेज जाकर इस बारे में दोबारा सोचेगा और वहां से निकल जाता है। गांव पहुंचकर काई मंसो और वेजिन से झूठ बोलता है कि गंधल एल्सा को लेकर भाग गया है और मकैक्स दोबारा हमला कर सकते हैं, ताकि सब अलर्ट रहें। तभी एल्सा की छोटी बहन ललिसा आकर एल्सा के बारे में पूछती है। जब काई कहता है कि वो अभी भी मिसिंग है तो ललिसा रोने लगती है और काई पर इल्जाम लगाकर भाग जाती है। जोजे आकर काई को दिलासा देती है। तभी ओल्हा वहाँ आता है और उन सारे गॉड स्टोन्स को देखता है जो काई ने अकेले मॉन्स्टर्स को मारकर बटोरे थे। पर जब ओल्हा देखता है कि काई उन मरे हुए मॉन्स्टर्स के लिए दुख मना रहा है तो उसे लगता है कि काई उसका मजाक उड़ा रहा है। ओल्हा एक छोटे बच्चे की तरह गुस्सा करने लगता है कि उससे आधी उम्र के लड़के ने सारी ग्लोरी छीन ली। काई बिना डरे ओल्हा को ढंग से समझाता है और वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद काई वेजिन से जंगल जाने की इजाजत मांगता है। वेजिन को शक तो होता है, पर वो काई को एक अच्छी एडवाइस देकर जाने देता है। मंसो और जोजे से नए हथियार लेकर काई सीधा वैली पहुँचता है। वो टोरुड से कहता है कि वो डियाबो से लड़ने के लिए तैयार है, पर शर्त यह है कि उसके पीछे से कोई लैग विलेज पर हमला नहीं करेगा।
जाएगा। बंदर मान जाते हैं। काई जब उस मोहॉक वाले बंदर को देखता है तो उसे पिछले जन्म की एक अजीब याद आती है। खैर, काई एक बहुत ही सस्ता डिस्गाइज्ड रूप धारण करता है, एल्सा को आखिरी बार देखता है और अधुराकन का भयानक एक्स कुल्हाड़ी उठाकर उन सबके साथ हेजू किंगडम के लिए निकल पड़ता है। हेजू किंगडम पहुंचते ही वो मोहॉक वाला बंदर काई और पोरिक को लाशों के ढेर के पास ले जाता है। इतने सारे मकैक्स की लाशें देखकर काई के होश उड़ जाते हैं। पोरिक बताता है कि डियाबो एक बहुत ही कमीना लैंड गॉड है जिसे काई के पिछले जन्म के बैरर ने हराया था, पर वो दोबारा जिंदा हो गया है और पूरी दुनिया का बैलेंस बिगाड़ रहा है। इसके बाद टोरुड और उसके साथी काई को लेकर उनके गांव की तरफ बढ़ते हैं। काई और उसके साथी चीफ एब्रेडोर के ट्री हाउस में दाखिल होते हैं। एब्रेडोर पर्दों के पीछे से कांपते हुए ग्रेट गॉड कनाई के बैरर का स्वागत करता है। काई सीधा पॉइंट पर आता है और डियाबो की ओरिजिन स्टोरी पूछता है। एब्रेडोर बताता है कि उनका राजा अय्याश था जिन्होंने अपनी प्रजा को तड़पने के लिए छोड़ दिया था। उस राजा के बेटों में जब गद्दी के लिए लड़ाई हुई तो शेंडोर नाम का एक राजकुमार बहुत बुरी तरह हार गया। वो गुस्से में नॉर्थ की तरफ भाग गया, जहाँ उसने ढेरों डेमी ह्यूमंस को मारकर उनके गॉड स्टोन्स निकाल लिए और उनकी जादुई ताकत पर कब्जा कर लिया। शेंडोर की इस तबाही से परेशान होकर दुश्मनों ने उसके लैंड गॉड्स पर भयानक कर्स डाल दिया, पर इससे शेंडोर मरा नहीं बल्कि एक गंदे मॉन्स्टर डियाबो में बदल गया। उसने वापस आकर अपने ही पूरे खानदान को मौत के घाट उतार दिया। एब्रेडोर रोता है कि अगर उन्हें जल्दी नहीं बचाया गया तो उनके लैंड गॉड्स उन्हें छोड़ देंगे और वो सब दिमागहीन जानवर बन जाएंगे। वैली गॉड से गो अहेड मिलते ही काई मदद के लिए हाँ कह देता है। टोरुड की गैंग काई को लेकर सीधा रॉयल पैलेस डियाब्लो डहाशी पहुंचती है, जहां डियाबो छुपा था। पैलेस के गेट पर गहामा नाम के कुछ बेवकूफ सिम्स उनका रास्ता रोक लेते हैं ताकि काई उनकी क्वीन से ज्यादा निकल न सके। तभी अंदर से डियाबो की भयानक चीख गूंजती है। काई बिना वक्त गवाए जबरदस्ती उन्हें चीरते हुए अंदर घुस जाता है। अंदर का नजारा बहुत गंदा था। एक फाउल स्मेलिंग चर्बी का ढेर यानी डियाबो मासूमों की लाइफ फोर्स चूस रहा था। तभी वहां रॉयल फैमिली की सबसे छोटी बेटी लेडी ज़ैना अपने यस मैन और एक शक्तिशाली डियोस वुल्फ गॉड के साथ आती है। वो मैजिक से डियोस वुल्फ को डियाबो पर अटैक करने का हुक्म देती है, पर डियोस वुल्फ की होली फायर का डियाबो पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर ज़ैना के होश उड़ जाते हैं और वो डर के मारे दोबारा डियोस वुल्फ पर कंट्रोल पाने की कोशिश करने लगती है। डायबो अचानक एक ऐसा भयानक अंधेरा फैलाता है जो हेजू से लेकर काई की वैली और लैग विलेज के आसमान को पूरा काला कर देता है। वो मॉन्स्टर तेजी से फूलने लगता है और सबको लपेटते हुए सीधा हमारे हीरो काय को जिंदा निगल जाता है। डायबो के पेट के अंदर काय की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि अंदर की गंदी टिश्यूज उसकी लाइफ फोर्स चूस रही हैं। काय पहले बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर कमजोरी की वजह से बेहोश होकर एक खुफिया जादुई जंगल में पहुंच जाता है, जहां वैली गॉड उसे दोबारा डायबो को मारने के लिए चिल्लाने लगता है। तभी वैली गॉड एक नीली आंख के इंसानी रूप में काय के सामने आता है। काय रोता है कि उसने एक मामूली कीड़े मकोड़े को इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी, पर गॉड उसे समझाता है कि उसे मौत से आगे बढ़ना होगा। जब गॉड उसे एक ऐसा फ्यूचर दिखाता है जहां एल्सा और उसके सभी चाहने वाले मर चुके हैं, तो काय की आंखों में गुस्से की आग लग जाती है। उसका होश वापस डायबो के पेट में आता है। काय अपने पिछले जन्म की मेमोरी से कैल्सिफिकेशन यानी खुद को एक मजबूत जादुई शेल यानी कवच में बंद कर लेता है ताकि दुश्मन का असर ना हो। काय एक झटके में डायबो का पेट चीरकर बाहर निकलता है और एक भयानक दहाड़ मारता है। अब काय पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। वो खुद को नया आर्बिट्रेशन गॉड घोषित करता है और डायोस वुल्फ के साथ मिलकर दुश्मन पर टूट पड़ता है। डायबो डर के मारे एक डरपोक की तरह पैलेस के एग्जिट डोर की तरफ भागने लगता है, पर भेड़िया उसे दबोचा लेता है और काय अपनी इनविजिबल एटॉमिक विंड ब्लेड से उसका सर धड़ से अलग कर देता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब डायबो का कटा हुआ सर दोबारा जिंदा होकर एग्जिट की तरफ भागने लगता है और उसकी बाकी बॉडी उसके पीछे दौड़ती है। बाकी सभी लोग दुश्मन की बॉडी को रोकने के लिए एक मजबूत दीवार बन जाते हैं ताकि सर और धड़ दोबारा जुड़ ना सके। काय तेजी से उस दौड़ते हुए सर का पीछा करता है जो केव के एग्जिट के बिल्कुल पास पहुंच गया था। सही मौका देखकर काय गुस्से में चिल्लाता है और लेडी ज़ैना को तुरंत एक्शन लेने का इशारा करता है। ज़ैना अपने आदमियों को एग्जिट पर दीवार बनाने का हुक्म देती है। डियाबो का कटा हुआ सर जैसे ही उस दीवार से टकराता है, काई बिना वक्त गवाए उस पर कूदता है और एटॉमिक विंड ब्लेड से उसके 2 टुकड़े कर देता है। पर तभी उसके अंदर से एक छोटा कुत्ते जैसा अजीब क्रिएचर निकलता है और काई को जिंदा निगलने की धमकी देने लगता है। काई उस पर हमला करता है, पर वो छोटा मॉन्स्टर बहुत ज्यादा फुर्तीला था। ज़ैना तुरंत काई का साथ देती है और अपने खंजर से उस क्रिएचर को जमीन पर जकड़ लेती है। काई जब उसकी बॉडी चेक करता है तो वहाँ कोई गॉड स्टोन नहीं मिलता।
तभी उसके मुंह से एक नीला जादुई ब्लॉब निकलता है। काई अपनी एटॉमिक विंड ब्लेड सीधा उसके अंदर घुसा देता है और आखिरकार डियाबो का असली गॉडस्टोन बाहर निकालकर उसके 2 टुकड़े कर देता है, जिससे डियाबो का जिस्म हमेशा के लिए तबाह हो जाता है। जैसे ही आसमान से काले बादल हटने लगते हैं, काई को उस धुंध में पिछले जन्म की एक खुफिया दुनिया की झलक दिखती है, पर वो तुरंत गायब हो जाती है। वहाँ मॉन्स्टर की जगह अब शेंडोर का असली इंसानी रूप बचा था, जो अपनी बहन ज़ेना से मिलता है, जबकि काई थककर बेहोश हो जाता है। जब काई की आंख खुलती है तो वो खुद को एब्रेडोर के महल में पाता है, जहाँ 10,000 से ज्यादा मैकैक्स उसे अपना नया आर्बिट्रेशन गॉड मानकर ऊंचे नारे लगा रहे थे। एक महान सम्मान सेरेमनी के बाद एब्रेडोर काई को डाइनिंग हॉल ले जाता है, जहाँ काई दबाकर मजेदार डेलिकेसीज खाता है। काई उनके साथ एक अलायंस बनाता है और सुबह होते ही लैग विलेज के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे ज़ेना मिलती है, जो अब हेजू की नई क्वीन बनने वाली थी। वो काई को मदद के बदले कुछ मांगने को कहती है, तो काई डियोस वुल्फ को हमेशा के लिए आजाद करने को कहता है और वो उसे आजाद कर देती है। गाँव वापस आकर काई जोजे से मिलता है और उसका खंजर वापस करता है। जैसे ही दोनों के हाथ टच होते हैं, जोजे का गॉड स्टोन तेजी से धड़कने लगता है और वो शर्म से लाल होकर वहाँ से भाग जाती है। तभी मानसो और उसके साथी काई का स्वागत करते हैं और बैरन वेजिन को एहसास होता है कि काई पहले से बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुका है। लेकिन तभी ओल्हा वहाँ आकर एक बहुत ही बुरी खबर देता है, हमें गंधल के डिसअपियरेंस यानी गायब होने की इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। वेजिन अच्छी तरह जानता है कि जब राजधानी के बड़े एरिस्टोक्रेट्स को पता चलेगा कि गंधल गायब है, तो वो इसका पूरा इल्जाम लैग विलेज पर डाल देंगे। इस बड़ी मुसीबत से बचने के लिए वेजिन तुरंत लोकल काउंट से मदद मांगने का वादा करता है। उसी शाम काई चुपके से पॉरिक के टेंट में जाता है, जहां उसकी प्यारी एल्सा अभी भी कोमाटोस यानी बेहोश पड़ी हुई थी। काई उसके पास बैठता है और बहुत ही इमोशनल होकर उनके आने वाले फ्यूचर के बारे में बातें करने लगता है, इस उम्मीद में कि एल्सा जल्द ही होश में आएगी। और दोस्तों, इसी इमोशनल सीन के साथ हमारी आज की वीडियो का अंत होता है।